नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनिशिया में। दोस्तों जूनियर स्टेप 5512 के लिए हम जीएस पढ़ रहे हैं और जीएस की क्लास नंबर आज 9 है। इससे पहले हम 8 क्लासें कर चुके हैं और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। वह प्रश्न कौन सा है? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई थी? ये हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त हम पढ़ा चुके हैं पूरी डिटेल में। तो आपको बताना है कि कौन सी डेट है वह 1793, 1792, 1820 या 1800। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793। कौन इसको लागू करते हैं? कॉर्नवेल्स होते हैं, लॉर्ड कॉर्नवेल्स। अगर बात करें 1792 में क्या होता है, तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था होती है तमिलनाडु के 12 महल से लागू होती है सर्वप्रथम। और 1820 को क्या करते हैं, तो जो मद्रास के गवर्नर होते हैं थॉमस मुनरो, वे पूरे मद्रास में लागू कर देते हैं। ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव जो हमारे गवर्नर हैं, लॉर्ड क्लाइव। इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1757 से 60 तक रहता है। फिर ये वापस चले जाते हैं और 1765 से 1767 के बीच रहता है। यहाँ पे 2 वर्ष रहता है, वहाँ पे 3 वर्ष रहता है। तो यहाँ इनका कार्यकाल 2 बार रहता है। बात करें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। इलाहाबाद की संधि दोस्तों हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 2 संधियां हुई थी, 12 अगस्त को हुई थी 1765 और 16 अगस्त 1765 को हुई थी। जो शासन का संस्थापक किसको कहते हैं, तो लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। सोसाइटी फॉर ट्रेड, ये फॉर लिखा है दोस्तों, फॉर ट्रेड, ये किसके लिए था, तो जो उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य में इनके जो कर्मचारी थे वह क्या कर रहे थे, रिश्वत लेते थे। मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर रिश्वतखोरी होने लगी थी। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करी। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। आइए दोस्तों हम संधियों को समझते हैं। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 संधि होती है दोस्तों। किस किस के बीच होती है दोस्तों? उससे पहले हम दोस्तों ये समझ लेते हैं संधि होती क्यों है। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध दोस्तों कब होता है? 1764 में होता है। और आपको पूरी डेट भी यहाँ से याद रख लेनी है। पूरी डेट क्या है, तो 23 अक्टूबर 1764 को होता है। तो ये 3 व्यक्ति होते हैं, आपको इनके नाम याद रख लेने हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो मीर कासिम होता है, मीर कासिम। और दूसरे कौन होते हैं, तो शाह आलम द्वितीय होते हैं, शाह आलम द्वितीय होते हैं। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला होते हैं। कौन होते हैं? शुजाउद्दौला होते हैं। 3 व्यक्ति होते हैं। तो इसमें जो शाह आलम द्वितीय है ये कौन है? ये मुगल सम्राट है। और शुजाउद्दौला कौन है? ये अवध के नवाब और मीर कासिम है। और अंग्रेज की तरफ से दोस्तों कौन होता है? यहाँ लिख लो, हेक्टर मुनरो। तो यह युद्ध होता है दोस्तों। कब होता है? 23 अक्टूबर 1764। दोस्तों दूसरी क्लास में हम इसको पूरा बताएंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे आप समझो, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, ये 3 व्यक्ति होते हैं। और हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से होते हैं। इनके बीच एक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, ये हार जाते हैं तीनों लोग। तभी संधि होती है 1765 में। तो उसी संधि को दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कौन सी हो जाती है कि 12 अगस्त 1765 को संधि होती है इलाहाबाद की प्रथम। और ये प्रथम संधि किसके बीच होती है, तो हमने अभी अभी तुम्हें बताया था, शाह आलम जो द्वितीय है मुगल सम्राट के बीच होती है दोस्तों। और जो दूसरी संधि होती है वह किसके बीच होती है, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होती है। यहाँ पे एक बात तो ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे जो दीवानी अधिकार थे, दीवानी अधिकार, राजस्व से संबंधित, दीवानी अधिकार मतलब राजस्व से संबंधित जो अधिकार थे, वह इन्होंने क्या करा था, तो इन्होंने 26 लाख रुपए ये सालाना देते थे। किनको? मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे। और दीवानी अधिकार अपने पास अंग्रेजों ने ले लिए। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। 16 अगस्त 1765 को ये दूसरी हमारी इलाहाबाद की संधि होती है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, तो इसमें जो अवध के नवाब होते हैं शुजाउद्दौला, इनके बीच में होती है। क्लाइव करता है दोस्तों
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट का बात कौन सी हो जाती है दोस्तों, तो इनसे ये लोग क्या करते हैं, ये 50 लाख रुपए लेते हैं अंग्रेज, 50 लाख रुपए लेते हैं किसके बदले, क्योंकि इन्होंने युद्ध करा उसका खर्चा लेते हैं, कितना 50 लाख। ये बात आपको याद रखनी है, कितना रुपए बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला अवध के नवाब से लिया गया था युद्ध का खर्चा, तो 50 लाख रुपए। ये बात दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और दूसरी बात आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, कौन सी, अंग्रेजों ने इनकी सुरक्षा ली, मतलब अंग्रेज इनकी सुरक्षा करेंगे, वे खुद अपनी सेना नहीं रखेंगे अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और इसके बदले जो सेना का खर्चा होगा वह कौन देगा, तो शुजाउद्दौला देंगे। अब दोस्तों यहीं से क्या आता है कि जो दुशासन होता है दोस्तों, क्या होता है, एक दीवानी अधिकार होते हैं और एक होते हैं कौन से अधिकार, निजामत अधिकार। कौन से, निजामत अधिकार। तो ये कौन से होते हैं, ये राजस्व से संबंधित होते हैं, कौन से, राजस्व से संबंधित। और ये कौन से होते हैं, तो ये कानून व्यवस्था से संबंधित होते हैं, कानून व्यवस्था से। तो इन्होंने क्या करा कि जो राजस्व पैसा से संबंधित अपने पास अधिकार रख लिए 26 लाख रुपए देकर इनको, और जो कानून के अधिकार थे वह जो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे इनको दे दिए। तो इन्होंने ये द्विशासन, मतलब दो शासन हो गए ना अलग अलग व्यक्ति के पास। अब जिसके पास पैसा नहीं है वह कानून व्यवस्था देख रहा है, तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत मारकाट हो गई, बहुत मतलब चोरी वगैरह होनी शुरू हो गई। तो बाद में आगे चलकर ये क्या करते हैं, अपने पास निजामत के अधिकार, जो कानून अधिकार होते हैं वह भी ले लेते हैं, और कितने रुपए में लेते हैं, 53 लाख रुपए में लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ से इतनी बात समझनी है कि जो लॉर्ड क्लाइव होता है वो द्विशासन का क्या करता है, स्थापना करता है। द्विशासन क्या है, तो सिंपल सी बात है, दीवानी अधिकार जो होते हैं वो अंग्रेज ले लेते हैं, और निजामत अधिकार जिसको कानून अधिकार बोलते हैं वो कौन ले लेता है, शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। इस प्रकार से द्विशासन की स्थापना होती है। अगले चल के वॉरेन हेस्टिंग जो अगला गवर्नर होता है वह इसको खत्म कर देता है दोस्तों। अब बात करते हैं जहांगीर की दोस्तों, किसकी, जहांगीर की। तो अगर हम जहांगीर को पढ़ें तो देखते हैं जन्म इनका कब होता है, 1569 को फतेहपुर सीकरी में होता है। मृत्यु 1627 में। मकबरा कहाँ है, लाहौर शहादरा में है। जीवनी कौन सी है, जहांगीर नामा है दोस्तों। तुजू के जहांगीरी भी इसको कहते हो, तुर्की भाषा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी भाषा में, तुर्की भाषा में है। और जो इनकी जो तुजू के जहांगीर है इसको पूरा किसने करा था, तो मौत बिंद खां ने करा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनकी जो जीवनी है। बचपन का नाम सलीम था दोस्तों, और प्रशिक्षक इनके कौन थे, तो अब्दुल रहीम खाने खाना थे। मुगलों की सेवा को स्वीकार किया अमर सिंह सिसोदिया राजपूत। इन्होंने जो अमर सिंह थे सिसोदिया राजपूत, इन्होंने मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था दोस्तों। तम्बाकू की बात करें तो मुगल पहला शासक जिसने प्रतिबंध लगाया था, किस पे, तम्बाकू पे। औरंगजेब ने शराब पे प्रतिबंध लगाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या होती है, न्याय की जंजीर। पूछा जाता है न्याय की जंजीर किसके शासनकाल में होती, तो जहांगीर के शासनकाल में होती है। 12 घोषणाएं होती हैं यहाँ पे, कितनी, न्याय की जंजीर में 12 घोषणाएं होती हैं। आईने जहांगीर कहते हैं इसको। पहला ब्रिटिश नागरिक दोस्तों कौन सा था, तो विलियम हॉकिंस था, जिसके जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब आया था, 1608 में आया था। उपाधि क्या इन्होंने दी थी, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। क्यों दी थी इंग्लिश खां की उपाधि, क्योंकि इसने तुर्की भाषा या उर्दू भाषा में बात करी थी, किससे, जहांगीर से। ये बहुत खुश हो गया था, तो इसने इसको क्या कर दिया था कि भैया हम तुमको इंग्लिश खां की उपाधि दे रहे हैं, और इसने 40 सूबों की भी उपाधि दी थी। खुसरो का विद्रोह 1616 में होता है। मदद कौन करते हैं, गुरु अर्जुन देव करते हैं। और अब यहाँ पे समझो, खुसरो का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1616 में होता है। खुसरो का विद्रोह क्या होता है, जहांगीर के खिलाफ होता है खुसरो का विद्रोह। अब क्या होता है यहाँ पे, जो खुसरो इनका भाई होता है जहांगीर का, मतलब शाहजहां का जो यहाँ पे इनका भाई होता है, शाहजहां का जो लड़का होता है। अब यहाँ पे क्या बात होती है, 1616 में ये जो विद्रोह कर देता है। मदद इनकी कौन करते हैं, तो 5वें गुरु अर्जुन देव करते हैं। इसी कारण जहांगीर इनकी हत्या करवा देता है दोस्तों, और खुसरो को अंधा कर देता है। क्या कर देता है, अंधा कर देता है दोस्तों। बात करें नूरजहां के पिता, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नूरजहां के पिता क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते, क्योंकि एतमुद्दौला होते हैं ग्यास बेग। क्या इनको कहते हैं, ग्यास बेग। इनके पिता कौन होते हैं, एतमुद्दौला होते हैं ग्यास बेग, नूरजहां के पिता। अगर यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें, इनका जो मकबरा कहाँ है, तो आगरा में है। आगरा में को दोस्तों, क्योंकि एतमुद्दौला से प्रश्न पूछे गए हैं कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां के पिता का क्या नाम था, एतमुद्दौला। और इनकी जो
इनकी जो बेगम होती हैं, कौन, नूरजहां की माता, यह भी इम्पोर्टेंट होती है। अस्मत बेगम इनको कहते हैं। इत्र का आविष्कार करती है, तो इत्र का आविष्कार किसने करा था? अस्मत बेगम ने करा था। नूरजहां की ये माता होती हैं दोस्तों। चित्रकला का स्वर्णकाल किस काल को कहते हैं? तो जहांगीर के काल को कहते हैं। पत्नी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेहरुन्निसा की पहली शादी ये करते हैं 1611 में। फिर जगत गोसाई खुर्रम, मतलब इनका लड़का होता है जिसको क्या कहते हैं? शाहजहां कहते हैं, शाहजहां। आप यहाँ पे समझो, पहली शादी मेहरुन्निसा से करते हैं, उपाधि क्या देते हैं? नूरजहां। मेहरुन्निसा को ही नूरजहां कहते हैं। 1611 प्रथम शादी, द्वितीय शादी करते हैं जगत गोसाई से, इनसे इनका लड़का होता है खुर्रम जिसको शाहजहां कहते हैं। मानबाई से एक शादी करते हैं ये, उनसे कौन सा लड़का होता है? खुसरो। और खुसरो देखो यहीं पे क्या है, खुसरो ये विद्रोह करता है अपने बाप के खिलाफ, और यहीं पे क्या कर देता है, ये इसको अंधा कर देता है। गुरु अर्जुन देव इनकी हेल्प करते हैं खुसरो की, तो उनको ये मरवा देता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं।